हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सेकंड प्रिंस और जोयान प्रिंस में लड़ाई होने लगती है। उसमें उसमें जोयान प्रिंस क्वीन प्रिंस से ज़्यादातर भारी पड़ रहा होता है। इस पर वो अपनी ज़बरदस्ती एट्थ मार्डिन को खोल देता है, पर वो तो भी उससे नहीं जीत पाता। प्रिंस जोयान उसकी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसका हाथ काट देता है। तभी वहाँ पर क्वीन मैनर का एक आदमी आकर जोयान को मारने की कोशिश करता है। ये देखते हुए उसका फादर कहने लगता है, क्या क्वीन मैनर रिवेल करने की कोशिश कर रहा है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दोनों लोग एक दूसरे की सीट पर बैठे होते हैं। वो क्वीन मैनर का वांग क्यू सोच रहा होता है कि च्यून हार चुका है, अगर मैं इसके बाद मूव करता हूँ तो मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद वहाँ से तुरंत ही उठने के बाद तुरंत स्टेज पर पहुँच जाता है। उसको देखते हुए एम्परर भी तुरंत ही जोयान के पास पहुँच जाता है और कहने लगता है, क्या तुम रिबेल करने की कोशिश कर रहे हो। और अपने ऊपर से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ रहा होता है। वो उसको काफ़ी देर तक देखता रहता है और कहने लगता है, और अपने आदमी से कहने लगता है, क्या तुमको पता है कि तुमने क्या गलती की है। इस पर उसका आदमी तुरंत ही ज़मीन पर बैठ जाता है और उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है। फिर वो उससे कह रहा होता है, जल्दी से यहाँ से यंग प्रिंस को लेकर जाओ और अपने पद से हटने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहना, और यहाँ के मैटर को मैं संभाल लूँगा। इसके बाद वो उसको लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वांग क्यू से कहने लगता है, एम्परर लगता है आपने मुझे गलत समझ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आदमी थोड़े से बेकार हैं, इनको मैं ज़रूर जाकर सिखाऊंगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप में हम में दुश्मनी है और बाहर वाले लोग देखेंगे तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पर एम्परर कहने लगता है, अच्छी बात है कि वांग को ये बात पता है। जुनैन अपने मन में सोच रहा होता है उसकी बातों को देखते हुए, ये वांग ही कुछ ज़्यादा ही चालू लोमड़ी है, अपनी बातों से हर किसी को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसको तो मैं अभी देखता हूँ। इसके बाद कोई वांग जुनैन से पूछने लगता है, हाईनेस, आपने जो अभी टेक्निक का इस्तेमाल किया वो शायद हमारे मैनर की है। क्या आप बता सकते हो कि आपको ये टेक्निक कहाँ से मिली। इस पर वो कहने लगता है आगे बढ़ते हुए, मुझे ये टेक्निक असासिन से मिली थी जो कि मुझे मारने के लिए आया था, पर मैंने उसको ही मार दिया और ये टेक्निक तभी से मेरे पास है। इस पर वो कहने लगता है, अच्छी बात अगर आपने वो मार दिया। अगर कोई प्रिंस को हमला करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। तो आप बता सकते हैं कि अब वो टेक्निक कहाँ है। इस पर जोयान नाटक करते हुए कहने लगता है, अरे वो टेक्निक तो मेरे पास ही थी, पर मैं एक युआन बीच से लड़ रहा था, उस चक्कर में बीच में ही वो टेक्निक खराब हो गई और वो उस टेक्निक को मैं तुम्हें वापस नहीं दे सकता। उसकी बात सुनने के बाद क्यूआन थोड़ी सी सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है, और ऐसी बात है तो उस युआन बीस्ट को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मैं। और फिर अपने हाथ में एक स्पिरिचुअल एनर्जी ले लेता है और उस भुट्टी में भींच देता है। प्रिंस यान कुछ और भी कहना चाह रहा होता है, तभी बीच में ही उसका फादर आ जाता है और उसको रोक लेता है और कहने लगता है, ठीक है बस बंद करो। इसके बाद मास्टर चू से कहने लगता है, जल्दी से इस राउंड का रिजल्ट अनाउंस कर दो। इसके साथ ही मास्टर चू स्टेज की तरफ जाता है और अनाउंस कर देता है कि ये राउंड जोयन जीत चुका है, और इसी के साथ ही हॉस्पिटलिटी 1 युआन जी के पास ही रहती है। इतना सुनते ही स्टेज पर सभी लोग हंसने लगते हैं। इधर एम्परर तुरंत ही क्विंग वांग के पास जाने लगता है और उसके पास जाते हुए वो कह रहा होता है, मैं इस बार क्विंग वांग को हारने के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि वो अगली बार जीते, पर मुझे यकीन नहीं था कि आप लोग हार जाएंगे। इस पर वो कहने लगता है, हमारा क्वीन मैनर शुरू से ही प्रिंस है और वो हमेशा ही प्रिंस रहेगा। ना वो आज हारा है ना कि कभी हार सकता है। ये सेकंड प्रिंस तो थोड़ा सा कमज़ोर है, पर हमारा जो बड़ा बेटा है क्वीन, वो अभी यहाँ से बाहर है। अगर वो यहाँ पर होता तो क्वी पेरिस जरूरी ये वाला कंपटीशन जीत जाता, पर कोई नहीं, वो यहाँ से बाहर जनरल के पास गया है और उसके साथ में रह रहा है और जनरल उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं तुमको यही सलाह देना चाहूँगा कि तुम अच्छे से देखना, और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर उसकी बात सुनते हुए झटका सा दे रहा होता है। इधर हम देखते हैं वांग किंगडम में वहाँ पर प्रिंस और प्रिंसेस दोनों लोग बैठे होते हैं। प्रिंस कह रही होती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुम अच्छी चाल नहीं चलोगे तो तुम जा सकते हो। तभी अचानक से वहाँ पर एक सैनिक आ जाता है और कहने लगता है, आपके लिए न्यूज़ है। इसी के साथ ही वो न्यूज़ को पढ़ लेता है और कह रहा होता है, ओह तो जाओ कंट्री का जोयान दोबारा से रोल करने लगा, उसने सिक्स माइंडेड को हो रखा है, अच्छी बात है, पर एक मरे हुए इंसान पर हम क्यों अपनी सांस को बर्बाद करें। इस पर वो सैनिक कहने लगता है, पर आखिर वो होली ड्रैगन प्रिंस है ना, पर हमें कुछ तो करना चाहिए। पर वो एकदम ही शांत पड़ जाता है। उसकी बात सुनते ही वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उसका अटैक तुरंत ही सैनिक की आंखों के आगे आकर रुक जाता है और वो कहने लगता है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए था और किसी के लिए भी नहीं। वो उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसके पास रहती तो उसका क्या फ़ायदा था। इस पर वो सैनिक उससे कहने लगता है, हाँ हाइनेस सही कह रहे हैं, वो होली ड्रैगन ब्लेसिंग्स के लिए तो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। अच्छा है कि वो आपके पास हैं। तभी वो पीछे से प्रिंसेस कहने लगती है, तुमको जाओ फैमिली पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो प्रिंस जाओ, उसके पास बेशक ब्लेसिंग्स ना हो, पर वो आखिर है तो होली ड्रैगन का सनी, और उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाकर दिक्कत हो सकती है। इस सर वो कहने लगता है, क्या वो इन सब चीज़ों की डिजर्व करता है। इस सर वो कहने लगती है, हमें ध्यान देना होगा नहीं तो दिक्कतें हो सकती है। इस तरह वो सैनिक से कहने लगता है, जाओ और कोई मैनर को और ज़्यादा सपोर्ट करो, जिससे कि वे जाओ मैनर को गिराने में थोड़ी और ज़्यादा मदद मिल सके उन्हें। उसकी बात सुनने के बाद उस सैनिक तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और वो लौटते हुए कह रहा होता है, मैं हूँ होली ड्रैगन,
और कोई नहीं हो सकता। वो प्रिंसेस कह रही होती है मैं भी देखना चाहती हूँ कि जाओ फैमिली का जोयान आखिर मेरे इस टेस्ट को कैसे पार करता है। उसके बाद 1 महीना बीत जाता है। उधर जोयान तुरंत ही अपने फादर के पास पहुंच जाता है। उसका फादर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी चल रही है। इस पर वो कहने लगता है कि वो 7th वेरिएंट को तुरंत ही खोलने वाला है। क्यू मैनर कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा हरकतें करने लग रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी क्यू मैनर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन दोनों साइडें काफ़ी सारा कुछ खो देंगी, पर अगर हमारे पास जनरल वही होगा तो हम जीत सकते हैं। इस पर जोयान कहने लगता है कि ये वही जनरल वही है जो कि पहले हमारे साथ था। इस पर वो कहने लगता है हाँ ये वही है। इसके पास कम से कम 3 आर्मी है जो कि ये इन पर कमांड करता है। जिस जगह पर जनरल वही राज करता है उस जगह पर कई तरह के लोग रहते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। उनमें से एक है पॉइजन किंग जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसके पास काफ़ी जहरीली शक्तियाँ जिससे वो काफ़ी लोगों को पॉइजनस कर सकता है। पॉइजन मास्टर ने जनरल वाई को घेर लिया था और उनको बचाने के लिए मैं यहाँ से अपनी टुकड़ी लेते हुए गया था, पर मैं जब तक वहाँ पहुँचता तब तक वो जख्मी हो चुका था और पॉइजनस भी हो चुका था। इसके बाद उनका एक बेटा हुआ जो कि शुरू से ही पॉइजनस था और वो अभी तक ही जहर में है। और इस बात को लेते हुए जनरल भाई बुरा मान गए और वो मेरे साथ वो तभी से ही अलग तरह की बर्ताव करते हैं और अभी तक हम लोगों की लड़ाई सुलझी नहीं है। और जिस वजह से मैं क्वी मैनर से बार बार से दबता हुआ जा रहा हूँ और क्वी मैनर उनकी साइड जीतने के लिए हर प्रयास कर रही है और चाहती है कि वो उन लोगों की साइड हो जाए। इसलिए क्वी मैनर ने अपने सबसे बड़े बेटे को जनरल भाई के पास भेज कर रखा है। पर हमें अभी कुछ समय पहले ही पता चला कि भाई ब्लैक एम्बेसी में एक रूइन निकली है जो कि 4th ग्रेड की है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है। और मैं साथ ही में ये भी चाहता हूँ कि तुम जनरल भाई और मेरी दुश्मनी के बीच को कम करने की कोशिश करो। 4th रून के स्टोन को भी प्राप्त कर लो जिससे कि कोई मैनर हम पर हमला करने की कोशिश ना कर सके। अगर हम वो रून पा लेते तो हमारी शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारा एम्पायर सबसे ऊपर जाएगा और कोई मैनर कभी भी हमें नीचे देखने की कोशिश नहीं करेगा। प्रिंस जॉन कह रहा होता है हमारी फैमिली में सिर्फ सेकेंडरी रून है, अगर हमारे पास अगर 4th रून आ जाएगी तो हमारा फैमिली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। इससे वो कहने लगता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो बल्कि क्वी मैनर ही नहीं और कोई भी हमको नीचे निगाह से देखने की कोशिश नहीं करेगा। और साथ ही मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर उस ब्लैक एम्बेसी में जाड़े फ्रूट भी है जिससे कि लॉन्गेटिविटी इंक्रीज़ की जा सकती है और किसी की लाइफ स्पेंस को बढ़ाया जाता है। इतना सुनते ही वो एकदम ही चौंक जाता है और कहने लगता है अगर वो हमें मिल गया तो हमारी वहाँ ज़्यादा देर तक जी पाएगी। इस पर वो कहने लगता है पर वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उस फ्रूट को लेने के लिए मैंने कई लोगों को भेजा है क्योंकि वो जगह कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। और तुम ये टेक्निक ले लो और इसको प्रैक्टिस करना क्योंकि तुम अभी 7th ग्रेड में पहुंचने वाले हो तो ये काफ़ी ज़्यादा काम में आएगी। इसके बाद वो उस टेक्निक को ले लेता है। इधर हम सियाओ को देखते हैं जो कि जुयन की मदर उसको सजा रही होती है और वो कहने लगती है तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो आज। इस पर वो कहने लगती है आंटी आप ऐसी बात कर रहे हो। उस पर वो कहने लगती है जुयन के साथ तुम कह रहा मैंने सुना कि जुयन के साथ तुम अक्सर। ये सब वो कहने लगती है हाँ वो हम कभी कभी चले जाते हैं। तभी हम इधर से बाहर से आवाज़ आने लगती है और जुयन के पीछे तुन पड़ा होता है और वो भाज रहा होता है। तभी अपने स्टोरेज बैग में से वो निकालते हुए एक मांस का टुकड़ा वही जमीन पर फेंक देता है। उस टुकड़े को खाते हुए वो उसका पीछा तुरंत ही छोड़ देता है। इसके बाद जोयान तुरंत ही वहाँ आकर बैठ जाता है। वो जैसे ही वहाँ पर बैठता है उसकी माँ कहने लगती है मुझे कुछ काम है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। याओ की पास की सीट पर आ जाता है और कहने लगता है याओ जी आज कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है। इस पर वो कहने लगती है क्या फालतू की बातें करने लग रहे हो, क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में। इस पर वो कहने लगता है क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। इस पर वो कहने लगती है मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, जब भी तुम्हें कुछ काम होता है तुम मेरे पास हमेशा ही ऐसे आती हो। इस पर वो कहने लगता है अरे ऐसा थोड़ी है। इसके बाद वो तुरंत ही अपने पास से एक वाइन की बोतल निकाल देता है। यार सिस्टर ये लो, काफ़ी पैसे खर्च करते हुए मैंने तुम्हारे लिए ली है। वो उसको सूंघते हुए कहने लगती काफ़ी अच्छी है। पर वो कहने लगती है तुम्हें ज़रूर कोई काम है और तुम मुझे बताना नहीं चाहते, इसलिए इसके बाद वो तुरंत ही उस बोतल को वहीं टेबल पर सरका देती है। इस पर वो हंसते हुए कहने लगता है जैसे या सिस्टर से कुछ भी छुपाना मुश्किल है। इसके बाद वो उससे बताने लगता है मैं जैसे कि 7th ग्रेड में पहुंचने वाला हूं तो मुझे एक टेक्निक चाहिए जिसे मैं आगे जाकर कल्टीवेट कर सकूं। इस पर वो कहने लगती है अच्छा तो तुम्हें टेक्निक चाहिए कल्टीवेट करने के लिए। इसके बाद तुरंत उठ जाती है और अपने स्टोरेज बैग में से ग्रांडपा आएगा टेक्निक मेथड निकाल देती है। उसको देखते हुए कहने लगता है ये कौन सी ग्रेड का है। इस पर वो कह रही होती है 7th ग्रेड का है। उस ग्रेड को देखते ही इस तुरंत ही वो चौंक जाता है और कह रहा होता है 7th ग्रेड, अगर मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। पर एक सेकंड, क्या तुमने ये कहा कि तुम्हारे पास कई सारे हैं, क्या तुम मुझे दूसरा दिखा सकती हो। इसके बाद वो तुरंत ही अपने बैग में से एक और तरीका निकालती है। उस तरीके को निकालते ही उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है और जोयन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसको
और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और तुंतुन भी काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा होता है। इस पर वो उससे देखते हुए कहने लगता है आखिर ये किस तरह की टेक्निक है जिससे कि तुंतुन भी इसके ऊपर गुस्सा होने की कोशिश कर रहा है। इस पर वो कहने लगती है ये टेक्निक एक अलग टेक्निक है जो कि एक टूटी हुई हड्डी के अंदर कैद है जिसका नाम जोलोंगजी है। इस पर वो कहने लगता है जोलोंगजी, हाँ। उस पर कहने लगती है पर ये टेक्निक सिर्फ 5th ग्रेड की है, पर लेकिन ये टेक्निक कम से कम 4 स्टेज में डिवाइडेड है। और पहली टेक्निक जो कि 5th ग्रेड की है, और दूसरी है जो कि 7th ग्रेड की है, और तीसरी है जो कि 9th ग्रेड की है। इतना सुनते ही वो चौंक जाता है और कहने लगता है 9th ग्रेड की है? 9th ग्रेड ऐसा नहीं है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड में है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 9th ग्रेड की टेक्निक हो उसके पास? तभी उसे बीच में याद आता है कि उसकी अभी एक और स्टेज है। इस तरह वो कहने लगती है इसकी जो बात जो 4th ग्रेड है जो कि मुझे लगता है कि 9th ग्रेड से भी ऊपर की है, और उसका ग्रेड मुझे भी नहीं पता, जो कि एक ट्रू ड्रैगन की एनर्जी से बनी हुई है। जब जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तब ड्रैगन की एनर्जी से ही सभी लोग पैदा हुए थे और सारी चीज़ें इधर उधर हुई आई हुई थी। उसकी बातें सुनते हुए एकदम ही सदमे में पड़ जाता है और सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक टेक्निक हो जो कि 9th ग्रेड से भी ऊपर हो। ये तो मेरे दिमाग से बाहर है। इसके बाद उसकी बातें सुनते हुए अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो कहने लगते हैं इस टेक्निक में ऐसा नहीं कि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना काफ़ी आसान है, ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा कठिन है क्योंकि इसके अंदर इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास कम से कम एशियन ड्रैगन की एनर्जी होनी चाहिए। अगर वो होगी तभी हम उससे कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर तुम इस टेक्निक को एक बार कल्टीवेट करोगे तो तुम किसी और टेक्निक को स्विच नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसे किया तो तुम बीच में ही जाकर आध रास्ते पर ही टूट जाओगे और तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये तुमको थोड़ा सा सोच समझ के ही इसको प्रैक्टिस करना होगा। और तुम्हारे पास तो वैसे ही एंशिएंट ड्रैगन की पहले से ही ड्रैगन ब्लेसिंग है, अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ड्रैगन ब्लेसिंग का नाम सुनते ही वो सोचने लगता है ये टेक्निक मैं प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो ड्रैगन ब्लेसिंग है ही नहीं। तभी आया वो अपने हाथ उसके हाथ पर रख देती है और कहने लगती है अगर तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लेसिंग नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। किंग वांग बिल्कुल ही पागल है, उसे ये भी नहीं पता कि उसने क्या किया। उसने खाली ड्रैगन ब्लेसिंग्स को लेने के चक्कर में पॉइजनस ड्रैगन को तुम्हारे अंदर डाल दिया, पर उसको ये भी नहीं पता कि पॉइजनस ड्रैगन एनर्जी एक तरह की एंशिएंट ड्रैगन एनर्जी ही है। अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते हो। और वो भी उससे यही पूछ रहा होता है या वो उससे पूछने लगती है तो तुम दोनों टेक्निकों में से कौन सी टेक्निक यूज़ करना चाहोगे। ये सर वो थोड़ी देर सोचने लगता है, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो जवाब देता है कि वो ज़ोलॉन्ग टेक्निक को ही इस्तेमाल करेगा। इस पर वो लड़की कहने लगती है क्या तुमने ढंग से सोच लिया कि तुम इसी को प्रैक्टिस करना चाहते हो? अगर तुमने ये एक बार प्रैक्टिस की तो तुम कोई सी दूसरी टेक्निक को स्विच नहीं कर सकते। इस सर वो कहने लगता है मैं इसी को ही प्रैक्टिस करना चाहूँगा क्योंकि शुरू से ही मेरे साथ ऐसा होता हुआ आया है कि जो मेरा है मेरे से छीन लिया गया और पर मैं कुछ भी नहीं कर सका। मेरे पास के लोगों को सबको दुख दर्द दिया गया पर मैं कुछ भी नहीं कर सका। अगर मैं ये सब नहीं चाहता हूँ तो मुझको ये टेक्निक प्रैक्टिस करनी ही होगी, इसलिए मैं इसी को ही प्रैक्टिस करूँगा। उसको ऐसा करते देखते हुए वो उसको तुरंत ही वो ज़ोलॉन्ग टेक्निक देने लगती है और कह रही होती है क्या तुमने ढंग से सोच लिया है ना कि ये तुम यही रास्ता चुनना चाहते हो क्योंकि आगे जाने के बाद तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं होगा। इस पर वो कहने लगता है हाँ मैंने सोच लिया है, मैं इसी रास्ते पर चलना चाहता हूँ। इसके बाद वो उस टेक्निक को ले लेता है। तभी आया वो कहने लगती है अगर तुम इसके फर्स्ट टेस्ट को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उससे पहले तुमको ये 4 चीज़ें अच्छी तरह से रेडी करनी होगी। और उसको एक कागज़ सा थमा देती है। वो कागज़ सीधे ही अपने फादर के पास ले जाता है। उसका फादर उस कागज़ को देखते हुए कहने लगता है क्या तुम लड़के पागल हो चुके हो? तुमको पता भी है जिस कागज़ में जो सारी चीज़ें हैं उस सब से हमारे पूरे एम्पायर की कम से कम 30 से 40% आमदनी चली जाएगी। अभी हमारी फैमिली में सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि स्कूलिंग है और बाकी की चीज़ें मुझे नहीं पता। अगर तुमको ये स्टोन चाहिए तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि स्टोन तुमको कहाँ मिलेगा। ये स्टोन तुमको जनरल भाई के पास मिल सकता है पर ये स्टोन काफ़ी ज़्यादा कीमती है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि तुम इसको ले पाओगे या नहीं। बाकी रही 4th ग्रेड यॉन विस्ट की, तो वो तुम रास्ते में जाते ही उसको हंट कर लेना और उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट कर लेना और इस तरह से वो तुमको मिल जाएगी और ये भी तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड होता है। इस सर वो कहने लगता है अच्छा फादर तो मैं कांगलार कंट्री के लिए कब निकल रहा हूँ, और उसके पीछे चलते हुए चला जाता है। इधर हम क्यूआव को देखते हैं जो कि कह रहा होता है लेटर पढ़ते हुए ये मेरा छोटा बेटा कितना पागल है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।